जय हिंद डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर हिंदी ग्रामर पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक बार मैं फिर यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होता है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यानी उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है। संस्कृत के उपसर्ग पहला, हिंदी के उपसर्ग दूसरा, तीसरा उर्दू और फारसी के उपसर्ग या अंग्रेजी के उपसर्ग, इसे हम विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग भी कहते हैं। एंड फोर्थ है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो बच्चों, ये इनमें से 2 उपसर्ग, एक संस्कृत के उपसर्ग और दूसरा हिंदी के उपसर्ग, हम अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू और फारसी के उपसर्ग यानी अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी जो विदेशी उपसर्ग होते हैं या आगत उपसर्ग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द के बारे में। तो थर्ड है उर्दू और फारसी के उपसर्ग या अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसे हम विदेशी या आगत उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उर्दू और फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग आ गए हैं तथा जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है, उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आ गए हैं तथा जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है, उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख विदेशी उपसर्ग तथा उनके अर्थ और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसे आज हम पढ़ेंगे। उर्दू के शब्द है, उर्दू फारसी के कम। कम का अर्थ होता है बच्चों थोड़ा, और हीन, इनसे बनने वाले शब्द हैं कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, और खुश से बनने वाले शब्द हैं खुश उपसर्ग से खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। थर्ड है गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध। गैर से बनने वाले उपसर्ग शब्द हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। फोर्थ है ना। ना का अर्थ होता है अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। फिफ्थ बा। बा का अर्थ होता है और, अनुसार, बनाम, बदौलत, बदसूरत, बदस्तूर, बगैर। बा का अर्थ होता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। सेवंथ है बद। बद का अर्थ है बुरा, इससे बनने वाले शब्द हैं बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। एट्थ है बे। इसका अर्थ है बिना। शब्द है बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। नेक्स्ट है नाइन ला। ला का अर्थ होता है रहित, लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। 10th है सर। सर का अर्थ होता है मुख्य, सर से बनने वाले शब्द हैं सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। एंड 11 है हम से का अर्थ होता है समान या साथ वाला, और हम से बनने वाले शब्द हैं हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। 12 का है हर का अर्थ होता है प्रत्येक, इससे बनने वाले शब्द हैं हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार इत्यादि। नेक्स्ट है अल का अर्थ होता है निश्चित, इससे बनने वाले शब्द है अलबत्ता, अलगरज आदि। बर का अर्थ है ऊपर, पर, बाहर, इससे बनने वाले शब्द हैं बर्खास्त, बर्दाश्त, बर वक्त इत्यादि। बिल का अर्थ है के साथ, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। हम का अर्थ है बराबर, समान, इससे बनने वाले शब्द हैं हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा इत्यादि। दर का अर्थ है में,
इससे बनने वाले शब्द है दरअसल, द हकीकत, फिल या फी, इसके अर्थ है में, प्रति। और इससे बनने वाले शब्द हैं फिलहाल, फी आदमी, बा का अर्थ है और, अनुसार। इससे बनने वाले शब्द है बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगैर। नेक्स्ट है बा, जिसका अर्थ है सहित। इससे बनने वाले शब्द है बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। नेक्स्ट है सर, इसका अर्थ है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। नेक्स्ट है बिला, इससे बनने वाले शब्द हैं बिला वजह, बिलासत। ठीक है। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो उपसर्ग है सब, जिसका अर्थ है अधीन, नीचे। उपसर्ग से बने शब्द हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस, वाइस का अर्थ है सहायक। इससे बने वाले शब्द हैं वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जनरल, जनरल का अर्थ है प्रधान। इससे बनने वाले शब्द हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट है चीफ, चीफ का अर्थ है प्रमुख। इससे बनने वाले शब्द हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है हेड, हेड का अर्थ है मुख्य। इससे बनने वाले शब्द है हेड मास्टर, हेड कलर। तो बच्चों यहाँ पे अंग्रेजी के उपसर्ग खत्म होते हैं, यानी विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आते हैं वो हम यहाँ पे आप लोग को बताए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। तो जैसा कि हम बता दें आप लोग को कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द अव्यय होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है और समास रचना में भी इनका प्रयोग होता है। इनके अत्यधिक प्रचलन के कारण अब इनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। तो उपसर्ग के समान रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ ऐसे शब्द तथा अव्यय और उनके अर्थ और उदाहरण हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो पहला है अधः, अधः का अर्थ है नीचे। इसका अधः का अर्थ है नीचे। इससे बनने वाले शब्द हैं अधः पतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। नेक्स्ट है अंतः, अंतः से बनने वाले शब्द, अंतः का अर्थ है भीतरी। इससे बनने वाले शब्द हैं अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय। नेक्स्ट है आ का अर्थ है अभाव। इससे बनने वाले शब्द है अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान, अनीति। नेक्स्ट है चिर, चिर से का अर्थ है बहुत देर। इससे बनने वाले शब्द है चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। नेक्स्ट है पुनर, पुनर का अर्थ है फिर। इससे बनने वाले शब्द है पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। नेक्स्ट है बहिर, बहिर का अर्थ है बाहर। इससे बनने वाले शब्द हैं बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार, बहिर्द्वार। नेक्स्ट है सत, सत का अर्थ है सच्चा। इससे बनने वाले शब्द हैं सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। नेक्स्ट है पूरा, पूरा का अर्थ है पुरातन। इससे बनने वाले शब्द हैं पुरातत्व, पुरावृत्त। नेक्स्ट है सम, सम का अर्थ है समान। इससे बनने वाले शब्द हैं समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। नेक्स्ट है सह, सह का अर्थ है साथ। इससे बनने वाले शब्द हैं सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। नेक्स्ट है अन, अन का अर्थ है अभाव, निषेध। इससे बनने वाले शब्द हैं अनर्थ, अनंत। अंतर, अंतर का अर्थ है भीतर। इससे बनने वाले शब्द हैं अंतर्नोद, अंतर्नाद, अंतर्राष्ट्रीय। का या कु, इसका अर्थ है बुरा। इससे बनने वाले शब्द हैं कापुरुष, कुपुत्र। नेक्स्ट है ना, ना का अर्थ है अभाव। इससे बनने वाले शब्द हैं नगण्य, नपुंसक। नेक्स्ट है पूरा, पूरा का अर्थ है पहले। इससे बनने वाले शब्द है पुरातन, पुरातत्व। नेक्स्ट है सा का अर्थ है सहित। इससे बनने वाले शब्द हैं सपरिवार, सदेह, सचेत। नेक्स्ट है अलम, अलम का अर्थ है शोभा, बेकार। इससे बनने वाले शब्द हैं अलंकार। नेक्स्ट है आवेश, आवेश का अर्थ है प्रकट,
बाहर होना। इससे बनने वाले शब्द है आविष्कार, आविर्भाव। नेक्स्ट है तिरस। तिरस का अर्थ है तिरछा, टेढ़ा, अदृश्य। इससे बनने वाले शब्द है तिरस्कार, तिरोभाव। नेक्स्ट है पुरस। पुरस का अर्थ है सामने। इससे बनने वाले शब्द हैं पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रादुर। प्रादुर का अर्थ है प्रकट होना, सामने आना। इससे बनने वाले शब्द है प्रादुर्भाव व प्रादुर्भूत। तो बच्चों यहाँ पे हमारा संस्कृत के अव्यय शब्द से बने उपसर्ग खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे उपसर्ग जो दो उपसर्गों से जिससे शब्द बनते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द जिसमें दो उपसर्ग लगे हुए होते हैं। यानी बच्चों बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम दो उपसर्ग लगाकर बनाते हैं। तो जैसे निराकरण। निराकरण में निर और आग दो उपसर्ग हम यहाँ पे प्रयोग किए हैं। प्रत्युपकार। प्रति उपकार, प्रत्युपकार। सुसंस्कृत। सुसंस्कृत में भी दो उपसर्ग है, सु सम और कृत आपका मूल शब्द है सुसंस्कृत। अनाहार। अन आहार, अनाहार। समाचार। सम आ चार, समाचार। अनाशक्ति। अन उपसर्ग, आ उपसर्ग, एन शक्ति, अनाशक्ति। असुरक्षित। छुटा, सुरक्षित, असुरक्षित। समालोचना। सम आलोचना। सुसंगठित। सुसंगठित। अनियंत्रित। अनियंत्रित। अत्याचार। अत्याचार, अत्याचार। अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। तो बच्चों इस उदाहरण में जो पहले दो शब्दांश है वो आपके उपसर्ग हैं और फिर मूल शब्द है उसको जोड़ के एक पूर्ण शब्द बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपसर्ग के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बातें। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, उपसर्ग भाषा की सार्थक एवं वर्ण के पश्चात लघुत्तम इकाई है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के साथ जुड़कर ही अपने अर्थ को प्रकट करते हुए नए शब्दों की रचना करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी उपसर्ग जो होता है वो भाषा की सार्थक एवं वर्ण के पश्चात की लघुत्तम इकाई यानी छोटी सी इकाई है। वह उपसर्ग का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते हैं। ये शब्दों के साथ जुड़कर ही अपने अर्थ को प्रकट करता है, यानी नए शब्दों की रचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार उपसर्ग भी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी होते हैं। ठीक है, शब्द जिस श्रेणी का होता है उसके साथ उपसर्ग भी हम उसी श्रेणी का लगाते हैं। अर्थात तत्सम शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव के साथ तद्भव, देशज के साथ देशज और विदेशी के साथ विदेशी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुत्र तत्सम शब्द है तो इसके साथ कु उपसर्ग लगाकर कुपुत्र शब्द हम बनाते हैं। जबकि पूत पद तद्भव है तो इसके साथ का उपसर्ग लगा के कपूत शब्द हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रति। प्रति उपसर्ग का प्रयोग सामने, विरोध या प्रत्येक आदि अर्थ में होता है। प्रत्यक्ष, प्रतिवाद, प्रत्येक आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ भी प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि एक शब्द में दो उपसर्ग लगा के भी हम बनाते हैं। जैसे सुविख्यात, इसमें सु और बी दो उपसर्ग लगाया गया है तथा निस्वार्थ, निस और स्व उपसर्ग है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही उपसर्ग दो अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। नहीं बच्चों, जो उपसर्ग होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आ उपसर्ग तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार का होता है। यानी आ उपसर्ग जो है वो संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं और हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं। असत्य और अपठ में क्रमशः तद्भव और तत्सम आ उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, उपसर्गों से
शब्द निर्माण करते समय संधि नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रति और एक, इसको हम जोड़ते हैं, प्रति उपसर्ग है, एक शब्द है, तो प्रत्येक ये आपका संधि विच्छेद संधि से रिलेटेड है, संधि से संबंधित है, यड़ संधि है। सत्यधन जन, सज्जन, सत आपका यहाँ पे उपसर्ग है और जन एक शब्द है जिसको बना के हम सज्जन बनाते हैं। सज्जन हमारा व्यंजन संधि है। अधः गति, अधोगति ये विसर्ग संधि है। तो उपसर्ग के से शब्द निर्माण करते समय हमसे संधि नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उपसर्ग आज पूरा हो जाता है। बच्चों, इसका नोट्स आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बना के लिख लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।